डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, चंद्रयान 3 ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सारे कंपटीशन एग्जाम जो 2023 और अभी से जो आने वाले हैं, शायद ही कहीं पर होगा कि इस पे सवाल नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो 23 सवालों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के नजर से महत्वपूर्ण है। तो हम चूंकि कंपटीशन देने जाते हैं तो वहां पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसी को नजर में रखते हुए ये सारे वीडियो को बनाया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और दो चीज है इसके साथ, एक देखिए इसके साथ एक पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको दूसरी भी एक चीज मिलता है कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सेट भी मिलेगा जहां से आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राफ चैनल पे जरूर जाएंगे जहां ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है, Which Indian space agency is responsible for the Chandrayaan 3 mission? मतलब चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन सी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जिम्मेदार है? तो आप सभी जानते हैं कि इसरो है। और इसरो जो है हमारे देश में जितनी भी अंतरिक्ष की अनुसंधान होती है उसमें सारा कुछ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके छोटे फॉर्म है इसरो, वहीं से होता है। तो ये क्लियर है। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लैंड ए स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए ये था मुख्य उद्देश्य था। टू ऑर्बिट द मून, चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए था। टू स्टडी द मून सरफेस, चंद्रमा के सतह का अध्ययन करना था। या टू लॉन्च ए रोवर ऑन द मून, चंद्रमा पर एक रोवर लॉन्च करना था। तो देखिए इसका जवाब जो है वो जवाब जो है टू लैंड ए स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून, ठीक है ना। और अगर सही बोले, एक वैसे जगह पे जहां अभी तक पृथ्वी के किसी और देश ने अपना चंद्रयान नहीं उतारा है। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चंद्रयान 3? तो इसका है टू लैंड स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए। अब आते हैं, चंद्रमा 3 कहां पर उतरेगा? मतलब उतरा है भूमध्य रेखा के पास, उत्तरी ध्रुव के पास, नियर द नॉर्थ पोल ऑफ मून, पृथ्वी का नहीं, नियर द साउथ पोल, या इन ए क्रेटर मतलब एक गड्ढे के अंदर में। तो इसका जवाब है कि चंद्रयान जो है मून के साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना, ये वो पार्ट है जो पार्ट पे सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं है। तो वहां पर चंद्रयान 3 को उतारा गया है। आगे आते हैं, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? अब देखिए इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, ये 3900 किलो है। कहीं कहीं पर आपको 3500 किलो भी लिखेगा, दोनों ही सही है। इसमें विक्रम का जो है उसका वजन है 1726 किलो, प्रज्ञान है जो हम आगे समझेंगे 26 किलो, और पूरे यान का विथ रॉकेट के साथ जो है, ठीक है ना, 3500 से 900 किलो, क्योंकि इसरो के द्वारा जो वजन बोला गया है वो 3900 किलो है। अब आते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटेबल इंजन है? ठीक है ना। अब थ्रॉटेबल इंजन के बारे में थोड़ा सा हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। थ्रॉटेबल इंजन का मतलब है कि इसमें 2 इंजन होता है। मतलब है कि इसमें जैसे रॉकेट में आप देखते हैं ना कि नीचे से धुआं निकलता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ से निकल सकता है। क्यों? जब बहुत तेजी के साथ जाता है
तो उल्टे दिशा में जब रॉकेट जब नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब चांद की तरफ जाएगा, तो उसके सामने से भी वो बहुत प्रेशर से गैस निकालता है। क्यों? क्योंकि स्पीड को कम करने के लिए। तो मतलब ये जो दो थ्रॉटेबल इंजन है वो एक्चुअली ब्रेक है। यहां तो कोई चक्का होता नहीं है कि ब्रेक लगाया जाएगा। तो आगे भी रॉकेट का है, धुआं निकलता है, पीछे से भी धुआं निकलता है। एक सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। अब है कि हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? तो ये एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ जो है वो साइंटिस्ट के साथ साथ इंजीनियर भी हैं। 30 साल का उनका अनुभव है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आप इसका सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी टकरा सकता है कभी भी आपसे। तो इसका जरूर आप पीडीएफ लेंगे और इसके जो टेस्ट है वो टेस्ट को देखें, और भी उसमें कुछ सवाल मैंने जोड़ा हुआ है, आप अपने इसको पूरा करेंगे। अब आगे आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? अगस्त 23, 2023, अगस्त 5, 2023, जुलाई 14, 2023, सितंबर 6, 2023। देखिए ये बहुत ही है और ये सवाल आएंगे ही, इस सवाल को आप समझेंगे। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ था मतलब कब पृथ्वी से यात्रा किया था? तो वो 14 जुलाई 2023 को किया था और 23 अगस्त को पहुंचा था। तो लॉन्च जब वर्ड आएगा तो आपको यह समझना है कि पृथ्वी से इसकी जर्नी कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 2023 को। अब आगे आते हैं। चंद्रयान का टोटल कॉस्ट कितना है? तो बोला जाता है चंद्रयान का टोटल कॉस्ट जो है 800 करोड़, 760 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो 800 करोड़ है और पृथ्वी में सबसे कम दाम में ये एक प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए सही में हमारे इसरो के सारे साइंटिस्ट जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। अब अगला सवाल आते हैं। बोला जाता है कि चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा? क्योंकि पहली बार कोई देश दक्षिण ध्रुव पर, चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना अंतरिक्ष यान भेज रहा है। तो वहां पर क्या है कि चंद्रमा की अत्यधिक ठंड और सूरज की रोशनी की कमी के कारण लैंडिंग बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। धूप, अंधेरा, सूरज की रोशनी, आभास हल्का सा पहुंचता है। दूसरा है द रोवर हैड टू ऑपरेट इन ए वेरी हार्श एनवायरनमेंट। रोवर को बहुत ही कठोर वातावरण में काम करना था और जिस वातावरण के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि कोई पहुंचा ही नहीं है दक्षिण ध्रुव पे। तो वहां के वातावरण कैसा होगा उस पर अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अभी जो दूसरे जो जाएंगे वहां पर, उन्हें हमारे डाटा से पता चलेगा वो कहीं और अच्छी तरह कर सकेंगे। तीसरा था चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच संचार बाधित हो सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन फेल, जो पिछले चंद्रयान 2 के कारण में वही हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है उससे 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की है। तो मतलब हम जो यहाँ पे मोबाइल या जो भी हम इंटरनेट की सेवा हम करते हैं, बातें करते हैं, वहां पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण एक है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण। यहां पर हमारे साइंटिस्ट को दो गुरुत्वाकर्षण के बीच में बैलेंस करना था। एक जो था चांद का 1/6 भारत के गुरुत्वाकर्षण का। तो ये चैलेंज था उनके लिए। तो इसके लिए इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द एवर। मतलब अत्यधिक ठंड, सूरज की रोशनी के कम में लैंडिंग करना, काफी कठोर जमीन, तो एक बहुत ही कठोर वातावरण में लैंड कराना, और साथ साथ में कम्युनिकेशन के लिए दो अलग अलग गुरुत्वाकर्षण से चीजों को संभालना, कम्युनिकेट करना, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अब आते हैं अगले सवाल पे। उस प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? मतलब सीधा है रॉकेट। देखिए चंद्रयान के
आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए भी एक रॉकेट की जरूरत होती है। इसका नाम है जीएस मतलब जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ये MK3 है। इससे हमारा चंद्रयान 2 भी गया हुआ था। ये MK3 है जो आपको जो है चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाके छोड़ता है। तो ये चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान से मतलब किस रॉकेट से छोड़ा गया था, उसका नाम है MK3। अब आगे आते हैं, चंद्रयान के लैंडर का नाम क्या है? लैंडर क्या है? लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है। ये आप लैंडर को देख रहे हैं। देखिए, चंद्रमा के जमीन पर जो उतरेगा जो यान है उसका नाम क्या है? विक्रम। ठीक है ना। चंद्रयान 3 एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक MK3 रॉकेट है, ये आपका विक्रम है और प्रज्ञान भी है। ये रॉकेट है जो आपके चंद्रमा के जमीन पर उतरा था। तो क्या हुआ? लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। इसे याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, चंद्रयान के रोवर का नाम क्या है? रोवर किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। रोवर क्या होता है? देखिए, कोई इंसान तो जा नहीं रहा है। अब वहां पर रॉकेट आपका विक्रम आके उतर गया। अब विक्रम के उतरने के बाद वहां से अब रोवर मतलब होता है घुमक्कर, जो इधर उधर जाएगा, अपना हिसाब से मन मौजी करेगा। ठीक है ना। मतलब बैचलर लाइफ, स्टूडेंट बैचलर लाइफ। तो ये वो रोवर है जिसको हम प्रज्ञान कहा, हमने नाम दिया। क्यों? ये चांद के जमीन से ज्ञान को अर्जन करेगा, इसके लिए प्रज्ञान बोला गया। ये इसके चक्के लगे हुए हैं, ये इसके पैनल हैं, और ये जो है ये घूम फिर के चांद के जमीन पर जो है वहां के वस्तु स्थिति को समझेगा। तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। अब आगे आते हैं। अब देखिए, प्रज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है कि चंद्रमा के सतह का अध्ययन करना। दूसरा, चंद्रमा के मिट्टी के नमूने एकत्र करना। काहेला भाई? क्योंकि उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, क्योंकि अगले दिन में हमें खनिज पदार्थ चांद से ही हम लाने जाएंगे। ठीक है ना। और चंद्रमा के पर्यावरण को अध्ययन करके उसके हिसाब से उपकरण को तैयार करना। अभी तो हमने मोटा मोटी मान के भेजा हुआ है। अभी वहां से जो इंफॉर्मेशन आएगा उसके ऊपर बेस करके अगला जो हम चंद्रमा पर जो चीजें भेजेंगे उसके लिए। तो प्रज्ञान रोवर का उद्देश्य तीनों है: चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा के मिट्टी के नमूने को लेना, और चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना। अब अगला सवाल आते हैं, प्रज्ञान रोवर का अपेक्षित जीवन काल क्या है? 1 साल। ये पहले से, ये जो प्रज्ञान रोवर गया हुआ है, ठीक है ना, उसकी जिंदगी कितनी है? 1 साल की है। विक्रम लेके गया, विक्रम से प्रज्ञान बाहर निकला। प्रज्ञान अब वहां पर 1 साल तक चीजों को भेजता हुआ रहेगा। अब आगे आते हैं, प्रज्ञान रोवर में कौन कौन से उपकरण लेके गया है, उसमें लगा हुआ है? तो देखिए, प्रज्ञान में जो है एक कैमरा लगा हुआ है। कैमरा क्या है? बराबर जैसे जैसे चारों तरफ का वो क्या कहते हैं पिक्चर को भेजेगा। एक स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है? देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर जो है मिट्टी की संरचना को वो चेक करेगा। मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, वो है कि चांद के गुरुत्वाकर्षण के हर जगह कैसा कैसा गुरुत्वाकर्षण है वो मैग्नेटोमीटर चेक करेगा। मतलब प्रज्ञान के अंदर में बेसिकली 3 चीज लगे हुए। मेन कैमरा है जो फोटो भेजेगा, स्पेक्ट्रोमीटर है जो वहां के सॉइल का उसके मिट्टी में क्या क्या चीज है जगह जगह के मिट्टी को लेगा, वो है स्पेक्ट्रोमीटर। तीसरा है मैग्नेटोमीटर।
मैग्नेटोमीटर क्या है? चांद के गुरुत्वाकर्षण की वो स्टडी करेगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा 3 को उतारने का क्या महत्व है? भाई सब कोई उत्तर ध्रुव पे अपना उतारा, हम दक्षिण ध्रुव क्यों चले गए? क्योंकि यहां कोई गया नहीं था। तो दक्षिण ध्रुव चंद्रमा का सबसे कम खोजा गया क्षेत्र है। दूसरा है कि यह माना जाता है कि चूंकि वहां पर बहुत ठंड है, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहां पर जल या बर्फ का भंडार होगा। अभी तक थोड़ा सा हमें तो अंदाजा है कि वहां है, लेकिन कितना है, क्या है, कुछ नहीं है। अब हमें प्रज्ञान के से इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि चांद में भी बर्फ का भंडार है या नहीं। तो ये जानने के लिए, ठीक है ना, हमने दक्षिण ध्रुव पे भेजा। उत्तरी ध्रुव में चूंकि गर्मी है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट गिरती है, चंद्रमा का वातावरण ना के बराबर है, तो इसके लिए वहां कोई पानी नहीं है, ये तो हमने जान लिया है। चंद्रमा का भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए दक्षिण ध्रुव एक अच्छी जगह है। सीधी सी बात है, उत्तरी ध्रुव के हमने सब कुछ कर लिया है, इसलिए हम दक्षिण ध्रुव पे बात करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव। अब अगले सवाल पे आते हैं। भारत के लिए चंद्रयान 3 मिशन का क्या महत्व है? एक सीधी सी सवाल है। हम 1900 मतलब स्वाधीनता के पहले से, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, स्वाधीनता के पहले से हम अंतरिक्ष के ऊपर तरह तरह की कोशिश कर रहे थे। आपने साराभाई का नाम सुना होगा, भाभा का नाम सुना होगा। तो ये उपलब्धियां हम कर रहे थे, आज की नहीं है। और आज की जो हम टेलीकम्युनिकेशन करते हैं, फोन मोबाइल पे बात करते हैं, अपने दम पर करते हैं। दूसरे बहुत कम देश अपने दम पर करते हैं। तो ये होना इसीलिए पॉसिबल है हुआ कि हमने चीजों को बहुत पहले से शुरू किया। नहीं तो बोलने के लिए लोग बोलते हैं कि गरीब देश है जिसकी खाने की ठिकाना नहीं है, वो ये सब क्यों करता है? क्योंकि ये भविष्य की जमा पूंजी है, जो स्वाधीनता के बाद से ये काम चालू हो चुका था। यह भारत को एक अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनाने में मदद करेगा। एक लहजे में तो हम पहला हो ही चुके हैं, क्योंकि हम दक्षिण ध्रुव पर, चांद के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जी हां, ये अगले 20-30 साल, 40 साल में हम ये मान लेते हैं कि ये एक नया दुनिया खोलेगा, और उस दुनिया से हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये भी इसका ऑल ऑफ द एबव है। अब आगे आते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन? चंद्र अन्वेषण का क्या लाभ है? देखिए, ये दो तरह से मैंने सवाल को किया है, तो इसके में भी है। यह हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। यह हमें नई तकनीक विकसित करने में मदद कर सकता है। यह हमें उन संसाधनों को खोजने में मदद कर सकता है जिसका उपयोग हम पृथ्वी पर कर सकते हैं। जी हां, ये मेन कारण है, और जिसका ना लेना देना अभी हम आगे बताएंगे। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी अपने खुद के खर्चे से चांद को पे जाने के लिए, स्पेस पे जाने के लिए यान और ये बना रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर एक बिजनेस इंटरेस्ट अवश्य है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब है कि इसरो का ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, चंद्र अन्वेषण को लेकर इसरो की भविष्य की योजना क्या है? चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना। जी हां, 2030 में मतलब 7 साल के अंदर चांद पे हम भी मानव भेजने जा रहे हैं। फिर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोबोटिक मिशन लॉन्च करना, जिसका शुरुआत हो चुका है प्रज्ञान के साथ। चंद्र आधार का ल्यूनर बेस तैयार करना। जी हां, ये क्योंकि ये आगे के दिनों में एक
हर कोई दूसरे ग्रह पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इस होड़ में हम चौथे देश हैं। ठीक है, तो सबसे ये ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन एक चीज हमें यहां पे ध्यान रखना है, इसरो की प्लानिंग जो है 2030 में, आज से 7 साल पहले बाद में एक मानव भेजना, मतलब इंसान को भेजना चांद के ऊपर। आगे आते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य क्या है? ए है, इससे और अधिक व्यावसायिक होने की संभावना है। जी हां, आपको पता है हर साल हम दूसरे देशों से पैसे लेके दूसरे देशों का हम अपने रॉकेट एसएलवी से, ठीक है ना, मतलब स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल से, हम उनके रॉकेट को जाके छोड़ के आते हैं। बड़ा पैसा मिलता है उसमें, ठीक है ना। इसमें अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होने की संभावना है, क्योंकि पहले हम जब चांद पर नहीं गए थे तो हमें डाटा नासा से लेना पड़ा था। आज नासा हमसे डाटा लेगा साउथ पोल के बारे में, क्योंकि उसके पास डाटा है ही नहीं। तो एक दो हर देशों के बीच में जो है, मतलब जो उन्नत देश हैं, और हम खुदकिस्मत क्यों हैं, हम उन्नत देश नहीं है, डेवलप नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री है, तो भी आज हम दूसरों को बताने की हालत में हैं। और इस मामले में हम बोलूंगा तो फिर क्या, बोथ ए और बी। इसके साथ साथ देखिए, जैसे मैंने बोला था भी, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन, ये दोनों कंपनी बहुत तेजी से आगे आ चुकी हैं। अब ये क्या है कि ये उस तरह की प्रोग्राम कर रही है कि आप अंतरिक्ष में जाके घूम के आइए, ठीक है ना, स्पेस ट्रेवलिंग एजेंसी। और भी इनके आगे बहुत आगे सोच है। तो मतलब एक दुनिया, एक नया चीज, जब तक मोबाइल नहीं आया था, मोबाइल के बारे में जब बोला जाता था तो सोचने में भी मुश्किल होता था, क्योंकि मैं उस उम्र में 70 की उम्र में हूं, तो मैं जानता हूं, हम जब, आप लोग शायद जन्मे भी नहीं थे, जब मोबाइल की बातें लिख कर हमारे पास आती थी, हमने पेजर देखा, आपने शायद देखा भी नहीं होगा, तो हम कल्पना करते थे। आज वो सच्चाई है। उसी तरह अगले 10 से 15 साल के अंदर में आज जो कल्पना है वो सच्चाई होने वाला है। अब अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया हमारा नेशनल स्पेस डे कौन सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने नेशनल स्पेस डे का ऐलान किया है। वो कौन सा दिन होगा? वो जान लीजिए 23 अगस्त है, जब हम चांद पे हमारा विक्रम पहुंचा, 23 अगस्त की शाम को। तो ये जो है नेशनल स्पेस डे। एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें और है, शिव शक्ति बिंदु कौन है? शिव शक्ति पॉइंट किसे बोला गया है? तो इसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम दिया है, और एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये वो टच पॉइंट है, वो बिंदु है, चांद की जमीन पे वो बिंदु है जहां पर विक्रम ने अपने पैर रखे थे। ए टच पॉइंट ऑफ द विक्रम लैंडर। विक्रम ने चांद के जमीन के जिस अंश पे, जिस पॉइंट पे अपना, उसके जो टांग है रखे थे, उसका नाम है शिव शक्ति बिंदु। अब अगला एवं आखिरी सवाल है, चंद्रयान को पृथ्वी से चंद्रमा तक कितने दिनों में यात्रा किया? 1 महीना, 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 12 दिन, 1 महीना 15 दिन। सोचेंगे तो हमने पहले ही बोला है, ये 14 तारीख को शुरू हुआ था, और पहुंचा कब? पहुंचा आपका 23 अगस्त को। तो 14 जुलाई से शुरू हुई यात्रा,
23 अगस्त को पहुंचा, मतलब 1 महीना 12 दिन। देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा जो अभी तक जो यहां तक पहुंच चुके हैं, सब तो नहीं पहुंचेंगे, उन्हें मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन पे मैंने टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जरूर इसकी टेस्ट दें। और क्योंकि इसमें कुछ कुछ सवाल मैं आगे भी बढ़ाऊंगा जो और लगेगा कि आने वाला है, क्योंकि 1 से 2 पॉइंट का तो आप निश्चित कर लें। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर अवश्य करें।